नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और हम बात करेंगे जून के महीने की तुला राशि के लिए। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो महीना है काफ़ी ख़ास है। बहुत कुछ बदलाव आ रहा है पूरी दुनिया में और जो ग्रह हैं वो बहुत ही बदलाव वाले हैं। ख़राब नहीं कह सकते क्योंकि बदलाव ज़रूरी है। बदलाव हमेशा थोड़ा सा कष्टदायक लगता है। जब हमारी आदतें बदलती हैं या कोई प्रॉब्लम होती है तो ऐसा लगता है कि वो बुरी हो सकती है, पर वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं। वास्तव में यही है कि ज़रूरी है। अब जो कोरोना हो रहा है, वर्ल्ड में जो हो रहा है, कुछ ना कुछ बड़े बदलाव आ रहे हैं, आते रहेंगे। अभी करीब ये साल ऐसे ही रहेगा, अगली साल भी मान लीजिए आधी साल तक थोड़ा बदलाव वाला समय है। तो अगर हम देखें आपकी कुंडली को ऐसी दिखती है, इस तरह से दिखती है। थोड़ा सा इसको इधर घुमा लेते हैं ताकि आपको पूरी कुंडली दिखाई दे। अब शायद पूरा दिखना चाहिए। हाँ, तो इस तरह से आपकी कुंडली है। आपकी कुंडली में जो पहला स्थान है वहाँ पर अगर 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका तुला लग्न है। अगर जहाँ पर चंद्रमा है आपका वहाँ पर 7 नंबर है तो आपका तुला राशि है। राशि अक्सर हम उसको बोल देते हैं जहाँ चंद्रमा है, वैसे तो ये सभी राशि हैं। ये भी कह सकते हैं अगर आपके पहले भाव में 7वीं राशि तुला राशि है तो आपका तुला लग्न है। राशि और लग्न में अंतर यही है कि चंद्रमा जो है, चंद्र जो है वो हमारे मन को बताता है, हमारे इमोशन को बताता है, कैसा हम महसूस करेंगे, कैसा हमको खुश होंगे, दुखी होंगे, अच्छा रहेगा, हम किस तरह से मन को लगेगा, हमारे इमोशंस हमारे कैसे होंगे, वो चंद्रमा से देखते हैं। कहते हैं ना चंद्र मनसो हो जाता। मन जो है वो चंद्रमा का उस पर कंट्रोल है। हमारी सोच का भी है एक तरह से। जो मन है, मन का कंट्रोल इंद्रियों पर होता है। जैसे भगवत गीता में बताया गया है, चंद्रमा जो है मन है, जिसकी जो हमको भोगों की तरफ, हमारे क्या कह सकते हैं, फुलफिलमेंट को दिखाता है। तो अक्सर और बुद्धि, लग्न जो है वो बुद्धि है। बुद्धि मन से श्रेष्ठ है। बुद्धि मन से श्रेष्ठ है, बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है। तो लग्न के लेवल पर और चंद्रमा के लेवल पर दोनों पर ही देख सकते हैं, दोनों से ही सही आता है। चंद्रमा उस तरह से दिखाते हैं कैसा हम फील कर रहे हैं, और लग्न वैसा दिखाते हैं जैसा है। और एक और होता है आरुद्ध लग्न, वो दिखाता है जैसे दुनिया देख रही है। कई बार जो हम फील करते हैं वो नहीं होता जो होता है, और जो दुनिया देखती है वो नहीं होता जो होता है। थोड़ा कॉमेडी सा है, पर सत्य यही है कि दूर से जो लोग देखते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उस बंदे की ज़िंदगी वैसी ही हो, और जो बंदा समझ रहा है ज़रूरी नहीं है कि वैसी ही हो। ऐसा भी होता है। आपने सुना होगा बहुत अमीर लोग हैं, बहुत अच्छा है, हम लोग देख रहे हैं उनको, दूर से लग रहा है भाई सब कुछ सही है, पता लगता है कि भाई रात को तो इस व्यक्ति ने आत्महत्या की कोशिश की है। तो कितना अंतर आ गया रियलिटी में, जो उसकी रियलिटी है और जो दिख रही है और जो है, कितना अंतर है। तो तीनों से अलग अलग होता है। तो हमको मिनिमम चंद्रमा और लग्न से देखना चाहिए। थोड़ा बहुत कभी कभी ग्रहों में भी अंतर आता है। जैसे चतुर्थ में लग्न से शनि का जो गोचर है वो बुरा नहीं कहा गया है। चंद्रमा से इसको ढैया कह दिया है, मतलब कि कष्ट दे सकता है थोड़ा सा, माता से दूरी, जन्म स्थान से दूरी, और रेस्पॉन्सिबिलिटी देगा आपको। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी वैसे तो कोई बुरी चीज़ नहीं है। जब रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो कष्ट आता है, कठिनाई आती है। कड़ा काम है, बड़ा काम है, करना है, नई चीज़ आ गई, अचानक से ट्रांसफ़र हो गया ऐसी जगह पर, उससे आप सीखते हैं, उससे आप कुछ जानते हैं, फिर आप उसके ज़रिए आगे बढ़ जाते हैं। तो एक तरह से अच्छी चीज़ है, पर थोड़ा सा चूंकि उसमें कष्ट आता है, चूंकि उसमें थोड़ा सा आप अननोन जगह पर आ जाते हैं कि हाँ भी अब कैसे करें, अब नई जगह है या फिर कोई नई प्रॉब्लम आई है तो उसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा दिमाग भी ख़राब होगा और थोड़ा दुख भी होगा थोड़ा सा। और जब कोई चीज़ ऐसे ही चलती रही है आसानी से तो उसमें थोड़ा आदमी खुश रहता है। तो चंद्रमा की नज़रिए से वो आपकी ढैया होगी, पर लग्न के नज़रिए से वो अच्छा ही है। आगे के लिए आप उसे सीख रहे हैं, आपको सिखाया जा रहा है, आप तैयार हो रहे हैं। तो इस तरह से अंतर आ जाता है चंद्रमा से और लग्न से। ऐसा नहीं है कि वो खराब हो गई है, बस कठिन समय व्यक्ति को खराब लगता ही है। वो अलग बात है कि कठिन समय से ही व्यक्ति सीखता है, कठिन समय ही व्यक्ति को ऊपर ले जाता है। एक्चुअली में उसी का रोल होता है। तो आपका वो ढैया चल रही है चंद्रमा से,
तो आपका एग्जाम चल रहा है, आपकी तैयारी की जा रही है, आपको बहुत कुछ सीखना है। ऐसे में आपको आलस से नहीं करना है, हर दिन अपने आप को सुधारना है, बढ़ाना है, सीखना है। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो आपको सिखाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपको ज़िंदगी में कहीं बहुत ऊपर जाना है तो फिर औरों से कुछ अलग तो बनना होगा, कुछ ना कुछ तो सीखना होगा। ऐसे तो कोई ऊपर गया नहीं है, कोई भी नहीं गया, एक भी नहीं गया। और कोई गलती से चला गया भाग्य से तो ज़्यादा दिन चल नहीं पाया। ये उसी तरह हो जाता है। अगर आपके जानने वाले कोई एक्टर वैक्टर है तो आपको मूवी दी जा सकती है, पर अगर आपको एक्टिंग नहीं आती है तो पहली नहीं तो पांचवी मूवी के बाद आपको निकाल दिया जाएगा, पब्लिक आपकी पिक्चर देखेगी नहीं। एक्टिंग तो आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक उसी तरह से अगर आपको आगे बढ़ना है तो कठिनाइयों को सॉल्व करना, प्रॉब्लम के थ्रू समझना, दुनिया की समझदारी को जानना, प्रैक्टिकलिटी, दुनिया की असलियत क्या है उसको जानना, ये शनि सिखाते हैं। तो वो सिखा रहे हैं जिनकी तुला राशि है और जिनका लग्न है उनके लिए चौथे ही घर में शश महापुरुष योग बना हुआ है, जो बहुत अच्छा योग है, जो धन धान्य पोस्ट स्त्री सुख पुत्र सुख और क्या कह सकते सभी तरह के सुख, पैसा गाड़ी सब कुछ देने की क्षमता रखता है। पर ये सिर्फ ट्रांजिट में है, गोचर में है। तो जिनकी कुंडली में भी ऐसा योग है और शनि उसके ऊपर से आ रहे हैं लग्न से, तो उनको बहुत ज़्यादा ये शनि दे सकते हैं। अगर उसकी महादशा भी आ गई तो बहुत ही अच्छा। उस पर भी अगर अष्टक वर्गा में शनि के पॉइंट यहाँ पे अच्छे हैं तो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा आपका समय हो सकता है। यही लग्न से अष्टक वर्गा जरूर देखना चाहिए। तो शनि की बात कर रही हमने लग्न से, तो बहुत अच्छा है। जो जिनकी राशि है उनके थोड़ा मेहनत करनी है। उनको क्या करना है, एक तो किसी पे विश्वास नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, कपट नहीं करना है, धोखा नहीं देना है, बड़े लोगों का सम्मान करना है, छोटों से प्यार करना है, अपने कार्य को कल पर नहीं छोड़ना है, प्लान बनाना है, मेहनत करनी है, प्लान बनाना है, मेहनत करनी है, चीज़ों को भाग्य पे ना छोड़ के खुद से करना है। शनि मेहनत पर विश्वास करते हैं। ये नहीं कि भाई जैसे आपने कोई काम है फिर सोचा यार हो जाएगा और उसका हो गया तो नहीं। अगर आपकी ढैया चल रही है तो आपको उसको एंड तक जान, अच्छा ऐसे होगा उसके बाद क्या होगा, फिर क्या, एंड के पॉइंट तक अगर आपको सब चीज़ क्लियर है, ऐसे 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 होगा, तो यकीन मानिए ढैया में बहुत सारे लोग ऊपर जाते हैं। और बहुत से लोगों ने तो अपनी जीवन की ऊंचाइयां ऐसे ही समय में छुई हैं, जैसे 7.5 हुई, ढैया हुई। तो उनमें यही अंतर होता है कि उन्होंने मेहनत कुछ ज़्यादा ही की है, कुछ भी भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ा और ट्राई किया है, रुके नहीं है। ये नहीं कि मुसीबत आ गई तो रुक गए। अभी कई बार व्यक्ति क्या होता है कि डर एक भय जो है, डर भय बहुत बुरी चीज़ होती है। कई बार तो व्यक्ति जीवन में कुछ ट्राई ही नहीं करता। जैसे उसका काम है बाई चांस किताबें बेचने का है, मान लिया, तो वो 10-10 साल तक, ऐसा भी हो सकता है उसने 10 साल तक किताबें बेचने में ही निकाल दिए। उसी को थोड़ा सा उसने बढ़ाने की कोशिश की, हालांकि उसकी एज थी, उसके बहुत सारे सपने थे जिनके प्रति उनके जोश भी था, करना भी चाहता था, सिर्फ इसी डर से कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा लोग कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। उसने कभी ट्राई नहीं किया अपने सपनों के लिए, कभी उसके लिए वो गया ही नहीं। तो ऐसा मत कीजिए। अगर आप यंग हैं, अगर आपकी एज कम है, तो अपने सपनों को देखिए, जो आपके सपने हैं उसका एक रास्ता जो रियलिस्टिक भी हो उसको सोचिए उसके बारे में, फिर उसको कैसे किया जा सकता है उसकी जो पहला स्टेप है वो उठाइए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे ही कदम कदम चलते चलते मंजिल पर आप पहुंच जाएंगे। एकदम से तो कोई ऊपर नहीं गया ना, नीचे से ही लोग ऊपर जाते हैं। वही जाते हैं जो एक कदम आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा लंबी छलांग लगाने से क्या होगा, गिर पड़ेंगे, गिर जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं। अगर कोई तैरना सीखना चाहता है तो पहले थोड़ा पैर ही हिलाते हैं, फिर हाथ हिलाना सीखते हैं, फिर साइड पे ही हाथ पैर मारते रहते हैं, फिर जब जाके थोड़ा थोड़ा करके तैरना आता है। अगर एकदम से छलांग मारेंगे तो क्या होगा, या तो डूब जाएंगे, अब डूब जाएंगे, थोड़ा सा तो डर जाएंगे, फिर क्या होगा, अगली बार तैरेंगे ही नहीं, कहेंगे भैया ये तो बड़ी बेकार चीज़ है, इससे तो दूर ही अच्छा है। तो बुद्धिमानी के साथ ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि 7.5 में लोग ऐसा करते हैं, ढैया में भी ऐसा करते हैं, छलांग लगा देते हैं किसी नए काम में, किसी नई चीज़ में। कोई आया कि हाँ भाई देखिए आपके काम से तो हमारा काम तो बहुत अच्छा है भाई, ये है वो है, और आपको उस काम का ABC भी नहीं पता है, और उसने आपको अपने काम में ले लिया, मतलब कि आपको टोपी पहना दी एक तरह से, तो उसका तो फ़ायदा हो गया और आपका जो था वो भी गया। तो ऐसा मत कीजिएगा।
जो भी अगर कोई नया काम करते हैं तो उसका सब आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो थोड़ा थोड़ा जब आने जितना आता है उतना ही करते रहें। तो ये तो थी सलाह ढैया वालों के लिए। अब यहाँ से जो शनि है, यहाँ से बैठ के छठे भाव को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। रोग ऋण शत्रु, तो किसी को पैसे उधार नहीं देने। हालांकि अगर आप किसी को पैसे उधार दिए हैं तो हो सकता है आ जाएं, क्योंकि मंगल यहाँ पर है। और अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह कुछ चल रहा है तो हो सकता है आप जीत जाएं। ये मंगल जो है 18 तारीख के पास यहाँ पर आएंगे, 18 से पहले यहाँ पर रहेंगे। तो 18 तारीख के बाद आपके जीतने के किसी ऐसी चीज़ में ज़्यादा चांस बन रहे हैं। शनि की जो 10वें भाव पर दृष्टि है, जिनका लग्न है तुला लग्न है, उनके लिए अच्छी है। मेहनत कराएगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी लाएगी, थोड़ा सा ड्राइनेस भी रहेगी बॉस के साथ, पिता के साथ, पर ओवरऑल आपके लिए लाभदायक साबित होगी। जिनकी राशि है उनको थोड़ा और ज़्यादा मेहनत कराएगी, उनको थोड़ा और ज़्यादा ध्यान रखना है। उनको किसी पे भरोसा नहीं करना है, किसी का झूठ नहीं बोलना है। सही रास्ते से मेहनत करके अगर बढ़ेंगे तो उनको भी बहुत ज़्यादा आगे चल के जब इस वक्त को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसी वक्त ने आपको बनाया है। शनि की जो 10वीं दृष्टि लग्न पे आ रही है, तो काम बनेंगे तो सही, पर जब नहीं जब आप चाहते हैं, मतलब कि थोड़ा देर से बनेंगे। शनः शनः, धीरे धीरे। शनि की आदत है लटका के रखना काम को। ऐसा लगता है कि नहीं होगा, इतना ट्राई किया नहीं होगा, पर आपको नहीं पता कि अगले ही सेकंड वो हो गया। चीजें जब तक नहीं होती उससे पहले तो असंभव ही लगती हैं, है ना। जब तक आपको नहीं आता कोई चीज़ तो आपके लिए तो वो है नहीं, और अगले ही पल अगर आ जाए तो ठीक हो गई। इसी तरह से शनि की ढैया का भी है कि आपको मेहनत करते रहना होता है। और लोग क्या करते हैं, एंड टाइम पे छोड़ देते हैं। उस टाइम पे छोड़ देते हैं कि जब अगला ही ट्राई करना था और बात हो जाती होती। तो मेहनत करते रहिएगा। शनि को मेहनत बहुत पसंद है। शनि मेहनत जो करता है अपने कार्य पे सही रास्ते से लगा रहता है, उसको गलतियां भी माफ कर देते हैं। पूर्व जन्म के अगर कुछ पाप कर्म भी हैं, पर इस तरह से आपने मेहनत की है जी लगाकर, तो फिर शनि आपके जो अगर बहुत ही कर्म ना हो ऐसे कि जिनको बोलते हैं कि सॉलिड फॉर्च्यून की बहुत ही इस तरह का प्रारब्ध होता है जो होना ही होता है, उसे छोड़ के शनि माफ कर देते हैं। शनि एक ऐसे ग्रह है, अगर सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, अच्छे रास्ते पर मन से दिल से अच्छे हो जाएंगे। ये नहीं कि शनि की 7.5 है इसलिए आप बूढ़े व्यक्तियों की मदद कर रहे हैं। आपका नेचर ऐसा हो जाना चाहिए कि आप किसी व्यक्ति को देखें, बूढ़े व्यक्ति को, तो आपका मन करना चाहिए उसकी मदद करने का। गरीब लोगों का, कुष्ठ रोगियों का, बीमारों का, आपके सबके प्रति दया आपके अंदर होनी चाहिए। ये नहीं कि आप उसे ला रहे हैं। आपको ऐसा, अगर आप ऐसा बन जाते हैं तो शनि आपके पाप माफ कर देते हैं और अच्छा फल देने लगते हैं। आप ट्राई करके देखिए, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आप बताइएगा। अब अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु की दृष्टि तो 4थे भाव पर है, तो घर गाड़ी जमीन के लिए अच्छा है। शनि भी घर गाड़ी जमीन के लिए अच्छे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर चूंकि शनि गुरु के साथ है तो माता के स्वास्थ्य के लिए भी कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी रहेगी। यहाँ गुरु और शनि जो है, गुरु डेबिलिटेटेड जरूर है पर उनका नीच भंग हो रहा है एक। दूसरा, उनके साथ वाला ग्रह शश महापुरुष योग में है। तीसरा, ये जो शनि है, जो गुरु है, वो 6ठे भाव के स्वामी भी हैं, है ना। तो 6ठे भाव के स्वामी और 5म भाव के स्वामी एक साथ बैठे हैं, तो ये तो शंख महापुरुष योग बन गया। इसके अलावा केंद्र के स्वामी शनि है, उनके साथ बैठे हैं गुरु, तो ये जो कि तृतीय भाव के स्वामी है, तो केंद्र के स्वामी के साथ तृतीय भाव का स्वामी बैठा है, तो एक तरह का मेहनत कराने वाला योग बनेगा। काफ़ी मेहनत करनी होगी, काफ़ी मेहनत बढ़ जाएगी, काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, पर आप अगर उसे निभाएंगे तो फिर ये आपको कार्य में वृद्धि कराएगा, आय में भी वृद्धि कराएगा और आगे चल के आपके किसी प्रमोशन का कारण भी बनेगा। यहाँ पर गुरु और शनि का गोचर। अब ये दोनों के दोनों रेट्रोगेट भी चल रहे हैं। अब रेट्रोगेट से अगर बात आई है तो फिर सभी की बात हो जाए कि इस समय शनि रेट्रोगेट हैं 11 मई से 28 सितंबर तक, गुरु 14 मई से 12 सितंबर तक, शुक्र 13 मई से 24 जून तक, बुध 18 जून से 12 जुलाई तक। इसके साथ साथ प्लेटो भी
रेट्रोग्रेड हैं और नेपच्यून भी 22 तारीख से रेट्रोग्रेड हैं। अब प्लूटो नेपच्यून को हम काउंट नहीं करते, पर फिर भी सारे के सारे लगभग ग्रह रेट्रोग्रेड हैं। किसको छोड़ा, बचा कौन? सूर्य चंद्र तो कभी होते नहीं, राहु केतु तो रेट्रोग्रेड हैं ही, एक मंगल बचे। तो सारे के सारे अगर ग्रह रेट्रोग्रेड हों तो समय तो कुछ ऐसा ही है जो मैं पहले बात कर रहा था, समय बहुत अच्छा नहीं है। और तो और इस महीने में 3 ग्रहण पड़ रहे हैं। 5 तारीख को चंद्र ग्रहण, 21 तारीख को सूर्य ग्रहण और अगली 5 तारीख मतलब कि जुलाई में 5 तारीख को फिर से चंद्र ग्रहण। एक साथ इतने ग्रहणों का पड़ना बहुत अच्छा नहीं है। चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि में, मतलब कि आपके दूसरे भाव में, धन के भाव में पड़ेगा 5 तारीख की रात को 11:15 से 2:30 तक। सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में पड़ेगा आपके भाग्य के भाव में, ये दिन में पड़ेगा 21 तारीख को 9:15 से 3:04 के आसपास मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्र में। इस समय जो है वो जगह के अनुसार अलग अलग होता है, तो वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। हमारा मेन मकसद है उसका रिजल्ट समझने की। तो ये जो ग्रहण पड़ रहे हैं, तो ग्रहण के आसपास सावधान रहना है, खास करके सूर्य ग्रहण जो है इसके आसपास तो कोई नया काम तो करना ही नहीं है। बाकी उसका जो सूतक है 12 घंटे पहले लग जाता है। मंत्र जाप के लिए, आध्यात्मिक सिद्धि के लिए बहुत अच्छा समय होता है, पर कोई नई चीज़, कोई नया काम, कोई शुभ काम करने के लिए अच्छा समय नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखना है। चंद्र ग्रहण उतना भयंकर नहीं है, उसका इतना असर नहीं होगा, पर आपके लिए अगर धन भाव में है तो थोड़ा खर्चा आ सकता है। खर्चे का थोड़ा ध्यान रखिएगा, किसी बात से अचानक से कोई खर्चा आ सकता है। पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। इसके साथ साथ जो सूर्य ग्रहण है वो, हाँ, उसमें थोड़ा ना भाग्य के भाव में आ रहा है, तो भाग्य में कमी तो क्या कहें, कुछ ऐसी बात हो सकती है जिससे कि आपको कोई बदनामी हो जाए। जरूरी नहीं है, हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिए अपनी मर्यादा का, अपनी नेचर का। कोई गलतफहमी ऐसी ना हो कि लोग उसको गलत समझ लें, इस तरह से ये हो सकता है। चिंता, बच्चों का थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि जो नवम भाव में ग्रहण पड़ेगा, तो नवम जो है पंचम के पंचम है, भारत भावम। तो शिक्षा का, बच्चों का, उसका थोड़ा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो उन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना होगा। और थोड़ा खर्चा भी आ सकता है। माता पिता की सेवा करते रहें, बड़ों का आशीर्वाद अगर आप पर रहेगा, अगर उनकी दुआ आपके लिए रहेगी तो इसका असर कम हो जाएगा। अगर आपके अपने माँ बाप हैं तो उनकी सेवा कीजिए दिल से, मन से। और अगर आपके माँ बाप नहीं हैं, आप खुद काफ़ी एज हो गए, तो आपसे जो बड़े लोग हैं उनको, उनके प्रति आपके मन में श्रद्धा का भाव होना चाहिए, उनके प्रति आपके मन में इज्जत होनी चाहिए, और उसके बाद आप उनकी सेवा करें तो फिर उसका रिजल्ट अवश्य मिलेगा। तो ये हमने बात की थोड़ा सा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की, बहुत ज़रूरी है। ये मृगशिरा और आर्द्रा जो नक्षत्र हैं, इनमें कोई काम ना करें 1 महीने तक कम से कम, क्योंकि ये नक्षत्र जो हैं ग्रसित हो जाते हैं। इन नक्षत्र में कोई शुभ काम नहीं कीजिएगा आगे। और कोई आपका कोई बाई चांस, किसे पता है आप कुछ करना चाहते हैं, तो इतना तो चेक कर ही लें। इसके बाद हमने गुरु की बात की, शनि की बात की, हम रेट्रो की बात कर रहे हैं। तो रेट्रो का मतलब होता है वक्री। वक्री का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, नॉर्मल नहीं, कुछ अलग। तो लोगों की, दुनिया की और आपकी भी सोच बदलेगी बूढ़े लोगों के प्रति, वृद्ध लोगों के प्रति, कार्य के प्रति। आपको भी दिमाग में आएगा कि कार्य का जो तरीका लोग कर रहे हैं फिलहाल, वो उतना सही नहीं है। जैसे कि आजकल पूरी दुनिया सोच रही है कि घर से कार्य करें, वही अच्छा है। कोरोना के टाइम में 6 महीने हो गए, बहुत सारों का काम चला गया, तो बहुतों ने काम बदल दिया कार्य को लेकर, बहुतों का नजरिया बदल गया। शनि रेट्रोगेट, गुरु विद्या का नजरिया, विद्या ज्ञान के प्रति दुनिया का नजरिया बदलेगा, आपका भी बदलेगा। विद्या और जो ज्ञान है उसमें रुकावटें आएंगी, आ ही रही है। एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं लोग, आईएएस का कैसे भी एग्जाम हो आजकल तो सबकी, कह ही सकते हैं, लगी पड़ी है भाई। और टीचर्स की का भी जो मामला है सब भी नॉर्मल नहीं रहेगा, कुछ अलग ही होगा। शिक्षा में बदलाव आएगा, शिक्षा के तरीके में बदलाव आएगा, शिक्षा लेने के तरीके में बदलाव आएगा। व्यक्ति का धर्म के प्रति, मानव मात्र का, और आपका भी, आप भी उसमें शामिल हैं, बदलाव आएगा। क्योंकि रेट्रोग्रेड हैं, वक्री हैं, वैसे नहीं है जैसे नॉर्मली होते थे, अब कुछ और ही हो रहे हैं। और अगर आपका गुरु वक्री है जीवन में, जन्म पत्री में शनि वक्री है, तो ये बदलाव आपके जीवन में और भी ज्यादा आएगा। और अगर ये गुरु आपके
जन्म पत्री के गुरु यहाँ पर ही हैं और ये उसके ऊपर से जा रहे हैं, तब तो भयंकर, भयंकर नहीं, बड़ा बदलाव आएगा। भयंकर, माफ कीजिएगा, भयंकर कुछ नहीं, बहुत अच्छा भी हो सकता है, पर बड़ा बदलाव आएगा। अगर गुरु की महादशा आ रही है तो और ज्यादा है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी मैं कह रहा हूं ये गोचर का रिजल्ट है, और गोचर वही दे सकता है जो आपके भाग्य में लिखा है, जो आपके प्रारब्ध में लिखा है, जो आपकी जन्म पत्री में लिखा है। वो कैसे पता लगेगा क्या होगा इनमें से? जिसकी दशा महादशा चल रही है उस ग्रह के ज्यादा रिजल्ट आएंगे आपके, क्योंकि वो जिसकी ग्रह की दशा महादशा चल रही है या फिर जो ग्रह वहीं पर पड़ रहा है जो आपकी जन्म पत्री में था, तब उसके रिजल्ट कुछ ज्यादा मिलेंगे आपको। तो इस षष्ठ महापुरुष योग से आपको पद प्रतिष्ठा, उच्च पद, इस सब की प्राप्ति हो सकती है। घर, गाड़ी, बंगला आप खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो बकरी ग्रह हैं इस तरह से बिहेव करेंगे जैसे कि तीसरे घर में हो। जब ये तीसरे घर की तरह से बिहेव करेंगे तो इनकी दृष्टियां भी थोड़ी सी बदल जाएंगी। पंचम पर ऐसे लगेगा, इस तरह का बिहेव करेंगे। गुरु जैसे पंचम को देख, मतलब सप्तम को देख रहे हो तो शादी विवाह के लिए अच्छा समय है। आपकी अपनी भाभी पत्नी या भाभी पति से मुलाकात हो सकती है, अर्थात आपको अपनी प्रेमिका या आपको अपना प्रेमी मिल सकता है जिससे आगे चल के आपकी शादी हो। इस तरह के पूरे फिलहाल योग बने हुए हैं। यहाँ पर भी ये जो घर है ये शादी के बाद का घर होता है। माता का तो होता ही है, शिक्षा का तो होता ही है, शादी के बाद की लाइफ का भी होता है। उसमें गुरु का आना भी शादी को, रिश्तों को, नई चीजों को, उनके लिए तो फेवरेबल है। गुरु की जो दृष्टि यहाँ जैसी लगेगी, इसके अलावा गुरु की दृष्टि ऐसे भी लगेगी जैसे कि 9 को देख रहे हो, क्योंकि वो वक्री है ना, पीछे घर का रिजल्ट देंगे। तो आपका जो ध्यान है धर्म के प्रति आपका रुझान भी रहेगा। दूसरे धर्मों को, दूसरी देशों को जानने की आपके अंदर रुचि रहेगी। और नहीं तो आप कहीं न्यूज में या यूट्यूब पर ही कुछ अमेरिका में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, इन चीज़ों के प्रति आपकी रुचि थोड़े पिछले समय से बढ़ गई होगी, ऐसा ग्रह बोल रहे हैं। अब ये कितनी बड़ी होगी डिपेंड करता है आपकी जन्म के राशि में चलने वाली दशा महादशा योगों के ऊपर। इसके अलावा लाभ को गुरु यहाँ से बढ़ा रहे हैं, लाभ को यहाँ से बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो वक्री हैं, तो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे कि तृतीय भाव में हो। अगर तृतीय भाव से गिने तो ये 9वां भाव आता है। तो लाभ को बढ़ा रहे हैं, आपके सर्किल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर लॉकडाउन हटता है तो आपको वर्क दिलाने में, फिर से कार्य दिलाने में, ये दोनों ही एक साथ जुटकर काम करेंगे। अगर आपका कार्य चला गया है तो, अगर नहीं गया है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाएंगे, जिम्मेदारी बढ़ाएंगे, कठिनाई आएगी, पर आगे चल के ये जिम्मेदारी से आपको भागना नहीं है, सामना करना है इसका। और अगर इसका सामना करते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो आगे चलकर यही कार्य, यही मेहनत आपके प्रमोशन का कारण बनेगी। अगर हम बात करें, ये तो हमने गुरु शनि की बात की, आपके जो लग्न लॉर्ड हैं शुक्र जो हैं, जो अष्टम में अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो शुक्र का अष्टम में आना बुरा नहीं है जहाँ तक गोचर की बात है, और वो भी अपनी राशि में। तो अचानक से धन, लॉटरी, सट्टा, शेयर, गड़ाधन, गड़ाधन आजकल तो मिलता नहीं है, पर पहले इसको गड़ाधन बोलते थे क्योंकि पहले शेयर होता नहीं था, लॉटरी भी नहीं होती थी, बीमा भी नहीं होता, तो एक गड़ाधन ही बचा जो अचानक से मिलता था लोगों को, तो उसको लिखा जाता था। आजकल दूसरा उल्टा है, आजकल लॉटरी, शेयर, सट्टा, बीमा, इन चीज़ों से ज़्यादा मिलता है। गड़ा हुआ मिल जाए तो मुबारक हो आपको, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आजकल कम होता है। यहाँ से ये जो दोनों ग्रह हैं, शुक्र भी और सूर्य भी, सूर्य यहाँ पर 13 तारीख तक रहेंगे, 14 तारीख को मिथुन में चले जाएंगे, 14 तारीख की संक्रांति है। ये जो दूसरे भाव को देख रहे हैं शुक्र, तो आपकी वाणी जो रहेगी वो काफ़ी आर्टिस्टिक रहेगी। आप जो खाना खाएंगे वो बड़ा राजसी खाना चाहेंगे। आपका जो स्टाइल होगा कपड़े पहनने का वो काफ़ी सोवर होगा, क्योंकि शुक्र सुंदरता को, आर्ट को, सोवरनेस को और सभी फैशनेबल चीज़ों को, ब्रांडेड चीज़ों को दिखाते हैं। तो जितनी आपकी, कह सकते हैं कि जितनी आपकी आर्थिक स्थिति है उसके अनुसार अगर आपको कोई चूज़ किया जाए तो इस वक्त आपका मूड होगा कोई अच्छी चीज़ खरीदने का। मिनिमम गोचर ऐसा दिखा रहे हैं। याद रखिएगा कि आपकी कुंडली को भूलना नहीं है। गोचर तो सिर्फ एक हवा का रुख है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं किस तरह की ऊर्जाएं होंगी और हमें किस तरह से बिहेव करना है। प्रेडिक्शन के लिए तो आपकी जन्मपत्री है भाई, आप किस साल में पैदा हुए हैं, आप किस महीने में पैदा हुए हैं, आप किस दिन में पैदा हुए हैं, दिन में भी, रात में या दिन में,
चंद्र के होरा में या सूर्य के होरा में, किस योग में, किस नक्षत्र में, किस समय पैदा हुए या किस घड़ी में, किस पल में, किस घटी में, सबका महत्व है। अगर हम शुक्र की बात करें तो स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना है। अगर लग्न लॉर्ड अष्टम में आते हैं तो स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना है। इसके साथ साथ आपके जो भाग्येश हैं वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 18 तारीख से 12 जुलाई तक, 18 जून से 12 जुलाई तक। तो भाग्य में थोड़ा सा धीमापन तो आएगा, चीज़ें तो थोड़ा धीरे धीरे होंगी। कम्युनिकेशन, अगर कोई पत्र लिखते हैं, कोई ईमेल लिखते हैं, महत्वपूर्ण अगर कोई कागजी काम है तो बहुत सावधानी से करें, हो सके तो टाल दें, इस समय से पहले ही कर लें। करना पड़े तो पूरा चेक करके करें, टाल दें उसे फिलहाल। अगर हो सके, नहीं हो सकता है तो ध्यान रख के करें, ऐसा नहीं है। कई बार तो लोग बैंक में काम कर रहे हैं तो उनका तो काम ही है या फिर उनको करना ही है, तो उसको थोड़ा चेक कर लें, 2-3 बार चेक कर लें फिर करें, सब अच्छा होगा। ये डिपेंड करता है, अगर आपकी बुध की महादशा भी चल रही है, उसमें भी बुध रेट्रोग्रेड है तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अगर आपकी फिलहाल दशा महादशा बहुत अच्छी चल रही है तो फिर आप इसका हल्का सा महसूस करेंगे, असर कोई खास महसूस नहीं करेंगे। अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छे भी हैं और उसकी महादशा भी नहीं चल रही है तो आप इसका कुछ खास असर महसूस नहीं करेंगे। जिस भी ग्रह की महादशा चल रही होगी उसका असर आप महसूस करेंगे और उसका अच्छा असर महसूस करेंगे ज़्यादा, अगर वो आपकी कुंडली में अच्छा है। जो मैं बता रहा हूँ उसमें कभी अच्छा है कुछ बुरा है, तो बुरा उसका ज़्यादा आएगा जिसका वो ग्रह अच्छा नहीं है, और जिसका वो अच्छा है तो उसको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। बुध के साथ राहु का आना थोड़ा वाणी को ग्रसित करता है। वाणी को, आपका जो कहने का तरीका है उसमें कुछ कड़वाहट आ सकती है, या फिर लाभ, लोभ, लालच की वजह से आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जिससे आपके संबंध आपके छोटे भाई से, आपके पड़ोसियों से, आपके पिता से थोड़े बिगड़ सकते हैं। ये किस लिए? क्योंकि राहु महाराज यहाँ पर आ गए हैं, राहु बुध को इफेक्ट कर रहे हैं, और जो छोटे भाई का जो घर है उसमें केतु तो बैठे ही हैं, साथ में राहु की दृष्टि भी है और बुध भी देख रहे हैं। तो वाणी को थोड़ा, वाणी से आपका ये एरिया इफेक्टेड होगा, कम्युनिकेशन का, राइटिंग का, सेल्स का, वो सब। तो उसमें आप ध्यान रखिएगा कि आप किसी लालच के कारण कोई ऐसी बात ना कहें, लोभ में ना कहें। अच्छाई अगर आपके मन में है तो ये चीज़ आपके मन में कम होगी, इस तरह की घटना होने की संभावना लगभग 0 हो जाएगी। राहु क्या करते हैं? माया, भ्रम डालते हैं, गलत फहमी पैदा करते हैं। तो पिता के बीच, आपके छोटे भाई के बीच और आपके बीच कोई गलत फहमी भी पैदा कर सकते हैं यहाँ से राहु। यहाँ बैठे हुए राहु आपके लग्न को देख रहे हैं तो आपके और आपके जीवन साथी के बीच भी थोड़ी सी गलत फहमी लाने की कोशिश करेंगे। नवम भाव का राहु वैसे तो यात्राएं कराता है, इस फिलहाल यात्राएं नहीं हो रही हैं, पर धर्म के प्रति रुचि भी बढ़ाता है, खास करके दूसरे धर्म के प्रति। उसमें कोई बुराई नहीं है, पर आपको अपने धर्म के प्रति भी आस्था रखनी चाहिए। अब इसमें किन लोगों के ऐसा ज़्यादा होगा कि दूसरे धर्म के प्रति थोड़ा रुझान ज़्यादा होगा? उन लोगों का जिनकी राहु की दशा महादशा चल रही है, या फिर राहु इस राहु से केंद्र त्रिकोण में है। खास करके अगर त्रिकोण में है तो इस राहु का फिर ज़्यादा असर होगा। तो कुंडली पर डिपेंड करता है, आपकी जन्म कुंडली पर। राहु का जो 9वां जो एस्पेक्ट है वो पंचम पर आ रहा है, तो बच्चे थोड़े आपकी कम सुनेंगे, थोड़े जिद्दी हो सकते हैं। उनका स्वभाव ऐसा कुछ हो सकता है कि आपकी बात ना माने तो आपको उनको ज्ञान से मनाना है, समझाना है, प्यार से मनाना है। राहु को जो कंट्रोल कर सकते हैं वो सिर्फ गुरु कर सकते हैं, वो ज्ञान से बस में आते हैं। देखिए, सूर्य और चंद्र को तो ग्रहण लगा देते हैं, शनि के भी कंट्रोल कर लेते हैं, शनि को, और बुध को भी कंट्रोल कर लेते हैं। बुध के साथ राहु आते हैं तो जड़ योग बोलते हैं, शनि के साथ राहु आते हैं तो श्राप योग बोलते हैं। कई बार इसको मंगल के साथ जब राहु का होता है तो कई बार इसको सर्प योग बोल देते हैं कुछ लोग। वैसे सर्प योग होता है वास्तव में तो जब केंद्र में 3 पाप ग्रह होते हैं, कोई भी शुभ ग्रह नहीं होता है, पर कई बार एक एक योग के कई कई नाम होते हैं। तो अच्छा योग नहीं है, अच्छा योग नहीं है जब राहु और बुध हैं। वाणी की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, पैसे की दृष्टि से, लाभ की दृष्टि से अच्छा है। आपकी वाणी जो है काफ़ी, जो आपकी बुद्धि होगी काफ़ी तीव्र होगी, आप बिजनेस में अच्छा कर सकते हैं। आप अगर आप उसका यूज करना चाहें अच्छी दिशा में तो कर सकते हैं। ये वो चाकू है जो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका यूज किस लिए।
अब चाकू है तो आप उससे सब्जी भी काट सकते हैं, फल भी काट सकते हैं, और मना है तो उससे कोई किसी का हाथ पैर भी काट सकते हैं। तो चाकू का उसमें कोई दोष नहीं है। तो बुद्धि काफी तीव्र, नई बातें सोचने वाली, नई नई बातें मन में लाने वाली, दूसरे धर्म के प्रति चीजें जानने की इच्छा बुद्धि में, मतलब कि बहुत अच्छा, बहुत तेज। पर उसका थोड़ा सा रुख ऐसा हो सकता है, तो उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ध्यान रखेंगे तो आप उसका यूज अच्छाई के लिए करेंगे, तो यही बुद्धि आपको व्यापार में उन्नति करा सकती है और बिजनेसमैनों के लिए बहुत अच्छा है। पिताक से जुड़े हुए बिजनेस में अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ करा सकती है। आपके भाइयों से, आपसे जो छोटे हैं उनसे लाभ करा सकती है। और जब राहु त्रिकोण में बैठते हैं और त्रिकोण के स्वामी के साथ है तो राजयोग बनाते हैं। तो राहु की अगर दशा चल रही है और आपने वाणी का सही उपयोग किया और आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें राहु बुध अच्छी पोजीशन में है, तो ये राहु आपको अचानक से अर्श से फर्श तक भी पहुंचा सकते हैं। फर्श से अर्श तक, अर्श से फर्श तक, माफ कीजिएगा, मेरे कहने का मतलब था आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि शब्दों में गलतफेर हो सकता है। तो ये तो हमने राहु की बात की, सारी दृष्टियों को देखा, राहु की, शनि की, गुरु की, मंगल की थोड़ी बात कर लेते हैं। मंगल जब तक यहां पर रहेंगे शुक्र को देखेंगे, गुरु भी शुक्र को देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि शुक्र पर है। और जब तक मंगल यहाँ पर है तो शुक्र पर भी दृष्टि आ रही है। तो शुक्र पर जब मंगल की दृष्टि आएगी, गुरु की दृष्टि आएगी, एक तो ये अष्टम भाव में, तो अकल्ट की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ, टैरो की तरफ, आत्मज्ञान की तरफ, समाधि की तरफ, उस तरफ आपका ध्यान जा सकता है। रिसर्च की तरफ, किसी चीज़ को ढूंढने की तरफ, अगर आप किसी चीज़ में हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, आप एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, आप समाधि का आपको शौक है, आप चक्र विज्ञान में हैं, अपरा विद्याएं जो होती हैं, इस तरह का आपको कुछ शौक है धर्म का, तो उसके लिए तो अच्छा है। पर अगर वो आपने सुना ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और एक सुना होगा आपने, खाली दिमाग शैतान का घर। तो अगर कुछ ऐसा आपके जीवन में गोल नहीं है तो ये ऊर्जा गलत डायरेक्शन में भी जा सकती है, बेइज्जती का, कुछ स्कैंडल्स का कारण भी बनती है। जब हमारे पास कोई दिशा नहीं होती है और एनर्जी बहुत होती है, और वो अष्टम में एनर्जी बहुत है, कूट कूट के एनर्जी है, तो फिर वो गलत चीज़ों की तरफ ले जा सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मेरा इशारा आप समझ गए होंगे, है ना। किसी चीज़ में डूब सकते हैं, नशे में भी डूब सकता है आदमी, पढ़ाई में भी, मंत्र सिद्धि में भी डूब सकता है, और किसी के पास क्या बोल सकते हैं उसको, कई बार अपनी इंद्रियों के सुख के लालच में, या फिर सुख प्राप्त करने के, या फिर अपने इंद्रियों की पर कंट्रोल ना कर पाने की वजह से किसी गलत काम में भी जा सकता है, अनजाने में भी जा सकता है, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान का होना जरूरी है, और गोल का, जीवन में लक्ष्य का होना जरूरी है सफलता के लिए। तो इन दोनों ही चीज़ों के लिए आपको अच्छी किताब पढ़नी चाहिए, जैसे कि भगवत गीता है, या फिर कोई भी धार्मिक किताब जो आपको लगता है ऐसी है, तो आप उसे पढ़िएगा। उससे क्या होगा, अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए, तो आप अच्छा करने तो खुद ही लग जाएंगे। आप जिस तरह का इनपुट आता है उस तरह का आउटपुट भी आता है। पर कुछ लोग तो इनपुट मतलब कि अच्छा देखने को या अच्छा सुनने को ही तैयार नहीं है, तो फिर कोई क्या कर सकता है। सलाह देना हमारा कार्य है, और सलाह आपका देना आपका भी कार्य है। याद रखिए, हमारे जो हैं 3 तरह के कर्म होते हैं। एक कर्म उनमें से बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो वाणी का कर्म है। आप कैसा बोलते हैं, आप दूसरों के प्रति क्या सलाह देते हैं उनको। अगर आपकी सलाह का उद्देश्य, मंशा दूसरों को अच्छा करने के लिए है, तो ये बहुत अच्छा कर्म है। बिना पैसे दिए भी आपको दान करने से ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि आपकी तो इच्छा ही है, दिल से ही आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप सभी की अच्छाई के लिए जो भी कुछ कहते हैं उसकी अच्छाई के लिए कहते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट कर्म है। हाँ, कोई सुनना ना चाहे वो उसकी मर्जी है, आपका कर्म है अच्छाई की तरफ लोगों को बताना, मजबूर नहीं करना पर बताना। दूसरा कर्म होता है फिजिकली, जो हम करते हैं फिजिकली। और तीसरा, हम जो सोच है, जो दिमाग है, जो उस कर्म के पीछे सोच है। तो जब भी हम कोई रेमेडी करते हैं, मंत्र करते हैं, तो उसमें ये गलती हमसे अक्सर हो जाती है कि सोच वाला जो पार्ट है वो छूट जाता है, और जो फिजिकलिटी वाला पार्ट है उस पर बहुत ध्यान आ जाता है। ऐसा कपड़ा करना है, इतनी बार चलाना है, इस तरफ घुमाना है, इस तरफ नहीं घुमाना है, वहाँ छोड़ के आना है, आधा काटना है, कपड़े से बांध देना है, दवा देना है। ये सब फिजिकलिटी है, ये आधा पार्ट है।
और उसके पीछे की क्या भावना है वो बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी भावना शुद्ध नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, तो रेमेडी और मंत्रों का कई बार इसी वजह से असर नहीं होता है, क्योंकि हमारे 6 शत्रु हैं। लाभ शत्रु नहीं है, लाभ एक अच्छी चीज़ है। 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार। तो आपके जो भी आप उपाय कर रहे हैं उनके मूल में इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। मतलब कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ना तो किसी से जलन करके आप कुछ, बहुत से लोग ना जलन करते हैं, इसका टोटका करा दो, कुछ करा दो, तो उसका कुछ बुरा हो ना हो, आपका बुरा जरूर हो जाएगा, आज नहीं तो कल। इसी तरह लोभ में, लालच में अगर आप कर रहे हैं तो उससे तो आपका थोड़ा भला हो सकता है, क्योंकि आप एक एस्पेक्ट कर रहे हैं, आप फिजिकल काम कर रहे हैं, लोभ में ही कर रहे हैं, पर किसी का भला कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा मिलेगा जरूर। पर अगर आप उसको वास्तव में उसका अच्छा करने के लिए कर रहे हैं तो फिर उसका 10 गुना मिलेगा, 1000 गुना मिलेगा। वो जो गाना है ना, तुम 1 पैसा दोगे वो 1000 देगा, इस तरह का कुछ गाना है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 पैसा दे रहे हैं और हर बार गिन रहे हैं आप 1000 आएगा 1000 आएगा। वो देने का ही मतलब समझ में आना चाहिए, जो दिल से दिया जाता है उसी के लिए दिया जाता है। भाई ले ले जा, ये पैसा तेरा कुछ भला करे, तेरा कुछ अच्छा हो, तब वो 1000 आता है। तो यहाँ थोड़ी गलती हो जाती है। तो हमने किस किस ग्रह की बात की? मंगल की बात कर रहे थे। हाँ, मंगल जो है यहाँ से शुक्र को देख रहे हैं तो दूसरे विपरीत लिंगी के प्रति थोड़ा आकर्षण बढ़ाएंगे। जब छठे में आएंगे तब तो अच्छा है, तब आपके रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्ति कराएंगे। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है। पंचम में जब तक रहेंगे तो भी अच्छा है। 11वें भाव पे दृष्टि डालेंगे तो लाभ करा सकते हैं। बड़े भाई से थोड़ा सा कह सकते हैं कि संबंधों में थोड़ी खटास लाने की, बड़े भाई बहन से संबंधों में थोड़ा खटास लाने की कोशिश करेंगे। 12वें घर पे दृष्टि डालेंगे तो खर्चा वर्चा बढ़ाएंगे 18 जून तक। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो फिर पिता के घर को देख रहे हैं तो पिता का ख्याल रखिएगा। 12वें घर को देख रहे हैं, ऐसे ही थोड़ा खर्चा ला सकते हैं अचानक से, तो बेटर है कि आप खुद से ही खर्चा कर दें थोड़ा। और लग्न को देख रहे हैं, आप में अधैर्यता लाएंगे, जल्दीबाजी लाएंगे। वैसे तो आप तुला हैं, सब सोच समझ के तोल के करते हैं, हर चीज़ में बैलेंस रखते हैं। आपके रिलेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहते हैं कि सफाई रहे हर चीज़ में, सब चीज़ जैसी होनी चाहिए वैसी रहे। और कभी कभी इसमें आपका थोड़ा दिमाग में बातें भी बहुत चलती रहती हैं। आप चाहते हैं कि सब कुछ ही आइडियल चले, वो होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर राहु यहाँ थोड़ा सा आपको अधैर्यता लाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में करना क्या है? अगर आपके राहु जन्म कुंडली में बहुत अच्छे नहीं है तो संकष्टी जो है 8 जून को है, विनायक चतुर्थी 24 जून को है। इनका व्रत किया जा सकता है। गणेश अथर्वशीष्ट, गणेश सहस्त्रनाम, गणेश के जो भी मंत्र हैं आप उनका मन से दिल से अगर पूजन करते हैं भगवान श्री गणेश का, तो मंगल के लिए बहुत अच्छा है। आपने सुना भी होगा मंगल मूर्ति गणेश जी को बोलते हैं। इसके अलावा गणेश जी जो हैं वो शुभ करने वाले हैं, मंगल करने वाले हैं। मंगल का नाम ही मंगल है, शुभ, और गणेश जी भी शुभता के देव हैं। इसके अलावा भगवान श्री बजरंगबली का आप ध्यान कर सकते हैं। बजरंगबली का जो हनुमान चालीसा है उसे पढ़ सकते हैं, और पढ़ते हुए उसको समझना भी होगा। हनुमान जी के कैरेक्टर में जो चीज़ें हैं वो अपने अंदर अगर लाएंगे तो 100% आपके अंदर मंगल के शुभ गुण आने शुरू हो जाएंगे। हनुमान जी के क्या गुण थे? एक तो वो राम भक्त थे, सबसे पहला उनके अंदर डिवोशन था अपने लक्ष्य के प्रति, बिना किसी लालच के। कुछ नहीं मिला उन्हें। रामचंद्र जी को तो सीता मिल गई, जो भी है वापस, फिर भी अगर देखा जाए थोड़ा ज़्यादा हो गया, पर फिर भी हनुमान जी तो सिर्फ राम जी का साथ देने के लिए उनकी भक्ति में ही वहाँ तक गए और वापस आए। तो अपने लक्ष्य के प्रति अगर आपके अंदर इतना डेडिकेशन है, इतनी भक्ति है, जैसे वो 7 समुंदर लांग गए, आप थोड़ा सा 7 समुंदर ना लाग सके पर जितना हो सकता है अपना पूरा लगा के दिखा दें तो सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है। तो हनुमान चालीसा को पढ़ते हुए थोड़ा उनके कैरेक्टर को अपने अंदर लाइए। ठीक इसी तरह गणेश जी का अथर्वशीर्ष पढ़ते हुए थोड़ा गणेश जी के पर ध्यान दीजिए। उनकी कोई कहानी पढ़िए, क्या था उनके अंदर। अपने माता पिता को अपने भगवान समझते थे वो। जब उनसे कहा गया था कि भाई आप पूरे पृथ्वी सारे लोगों का चक्कर काटना है, तो वो अपने माता पिता के चारों तरफ चक्कर काट के आ गए थे। तो क्या आप में गणेश जी वाले गुण हैं? आप उनके भक्त हैं। तो आपने सुना होगा भक्त और भगवान एक हो जाते हैं।
ये कोई नई बात तो है नहीं, सभी हिंदुओं ने सुना होगा। हिंदुओं ने क्या, हर जगह ही, मेरे ख्याल से हर धर्म में ही होगा, जब कोई भक्त होता है ईश्वर का तो वो ईश्वर जैसा सा होने लगता है। ईश्वर ना हुआ पर जैसा सा होने लगता है। तो गणेश जी जैसा थोड़ा थोड़ा हो जाइए, आपके सारे कार्य बनने लग जाएंगे। जिस तरह वो अपने माता पिता को इतना आदर देते थे, इसके अलावा जैसे उनका सर इतना बड़ा है वो दिखाता है बुद्धिमानी को, वो जो इतने भारी भरकम है वो दिखाता है चीज़ों को, जो एक्शन लेना है, स्थिर रहना है, कितनी भी मुसीबत आए स्थिर रहना है। कान जो बड़े बड़े हैं, सुनना है, पहले बोलना नहीं है, पहले सुनना है, समझना है। कुछ सूंड जो है वो दिखाती है कि सब भांप लेना है कहाँ क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अच्छाई के रास्ते पर धीरे से शक्तिशाली कदम उठाने हैं। तो थोड़ा गणेश जी जैसे हो जाइए, फिर देखते हैं आपको कौन रोकता है आगे बढ़ने से। कोई नहीं रोक पाएगा। और ये जो ग्रह हैं वो भी आपके साथ हो जाएंगे। तो ये तो था थोड़ा मंगल के बारे में। बुध के बारे में भी है। बुध जो है वो गणेश जी से काफ़ी हद तक संबंधित हैं। केतु भी हैं, अगर किसी का केतु अच्छी नहीं है तब भी गणेश जी की पूजा की जा सकती है। और ये सारी बातें तब भी लागू होती हैं। वहाँ एक बात और बढ़ जाती है, अगर केतु खराब हैं तो ध्यान, मेडिटेशन, योगा, मन को शांत करना आपके लिए अवश्य संभावी है। क्योंकि केतु का काम क्या है, केतु झंडा गाड़ते हैं। अब झंडा दो ही लोगों का गढ़ता है, या तो फेमस का झंडा गढ़ता है टॉप पे अगर आपका केतु अच्छा है तो, या फिर कोई बहुत अपनी स्थिति से नीचे आ जाए तो लोग उसके बारे में कुछ कहने लगते हैं। तो इस तरह से आप देखिएगा, पर ये जन्म कुंडली देखकर ही कहा जा सकता है आपका केतु खराब है अच्छा है। फिलहाल में तो केतु 3rd स्थान में ठीक ही है, नॉट बैड। तो आपकी जो वाणी रहेगी, आपका जो कम्युनिकेशन रहेगा काफ़ी धार्मिक टाइप का रह सकता है। इस टाइम में थोड़ा छोटे भाई से रिलेशन में थोड़ा सा कमी आ सकती है, पड़ोसियों से थोड़ा कमी आ सकती है। आप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट महसूस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तो तब अगर केतु जन्म का भी वहाँ पर हो, और बहुत ज़्यादा धर्म के प्रति आसक्ति बढ़ सकती है, दूसरे धर्म को भी जानने के चक्कर में आ सकते हैं राहु की वजह से। तो ये केतु का है, थोड़ा भूल गया था बताना, कोई नहीं। अब इसके बाद देखिए प्रदोष व्रत आ रहा है 3 जून को और 18 जून को, भगवान शिव का। आपने सुना होगा, क्या है वो, भूल रहा हूँ मैं थोड़ा सा। शिव जी को बोलते हैं ना, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम। शिव जो है वो ज्ञान स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। अब ना ज्ञान का कोई रूप है ना आनंद का कोई रूप है, पर ये बातें समझ में तो जब ही आएंगी, पहले आपको शिव को जीवन में उतारना होगा। उनके मंत्रों में इस तरह से रम जाना होगा कि आप समझ पाएं कि हर जगह शिव है, महसूस कर पाएं, तब फिर आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे कि शिवानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। इसीलिए मूर्ति पूजा का या मूर्तियों का बहुत महत्व है। पर किसी एक को इष्ट बनाना होता है। जैसे मैंने ही अभी कुछ कहा कि गणेश जी इस चीज़ के लिए, शिव जी इस चीज़ के लिए, ये एक ज्योतिष का एक व्यू है। पर अगर संपूर्ण सनातन धर्म को आप देखना चाहें तो इष्ट का होना जरूरी है। अपना इष्ट चुनिए, उसकी भक्ति में डूब जाइए। इसके साथ साथ ज्ञान योग और कर्म योग, गीता पढ़िए, बहुत सारी मुसीबतें आपकी हल हो जाएंगी, बहुत सारे सॉल्यूशन आपके खुद ब खुद हो जाएंगे। ईश्वर आपके सॉल्यूशन करने खुद आ जाएगा। अब उसे खुद आने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि किसी ना किसी तरह से वो सॉल्यूशन आने शुरू हो जाएंगे। पर आप ये कार्य कीजिए तो, इस रास्ते पे चलिए तो, और फिर 1-2 दिन नहीं, थोड़ा लंबा चलिए, तब कुछ रिजल्ट आएगा। क्योंकि कई बार पिछला लेखा जोखा बहुत लंबा हो सकता है, पता नहीं कैसे कर्म किए हैं, और उस स्थिति में कई बार चीज़ें थोड़ा देर से होती हैं, टाइम लगता है। पर टाइम लगे तो कोई बात नहीं, बात जब है कि लोग चले ही ना उस रास्ते पर, तब प्रॉब्लम है। आप चल के तो देखिए। अब इस रास्ते में चलने में गौतम बुद्ध ने कहा है कि सही रास्ते पे चलने में 2 गलतियां हो सकती हैं। एक तो व्यक्ति चले ही ना, दूसरा कि वो उसको पूरा ना चले, और कोई गलती नहीं हो सकती है। अब प्रदोष व्रत की बात की, उसके बाद थोड़ा सा योगिनी एकादशी की बात कर रहे हैं। 17 जून को है, और 2 जून को निर्जला एकादशी। आपकी बृहस्पति की दशा महादशा है, आपकी राहु केतु की दशा महादशा है, आपके बृहस्पति उतने अच्छे नहीं हैं, तो एकादशी का व्रत उसके लिए सर्वमान्य एक तरह का सॉल्यूशन है। शनि की दशा महादशा है, माता काली, भगवान कृष्ण, इनमें से कोई भी
किसी की भी महादशा है, अगर आपका कोई एक इष्ट है, किसी की भी महादशा है, अगर आपका मन में कोई एक मूर्त बसी हुई है जिससे आपका संबंध है, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, तो सिर्फ उसकी पूजा कीजिए, सिर्फ एक मंत्र का जाप कीजिए। वो एक मंत्र 1000 मंत्रों से ऊपर है अगर आपने सिद्ध किया है तो, अगर आप कोई धड़कन वो बन गया है तो। और अलग अलग करेंगे, अगर आपका अभी तक कोई सिद्ध कुछ है ही नहीं, इस तरह का कोई एक इष्ट आपने नहीं चुना है, तो फिलहाल आप कर सकते हैं। और फिर देखिए किसके प्रति आपके मन में श्रद्धा है, कौन आपके टेम्परेमेंट को सूट करता है। हिंदुइज्म में जो इतने सारे जो भगवान हैं, जो ईश्वर हैं, उसका मतलब ही यही है कि जो आपको सूट करता है, जो आपको आत्मा को, जो आपको लगता है कि हाँ भाई ये तो मेरे से मिलता है, मुझको पसंद है, तो उसके अकॉर्डिंग। वैसे ज्योतिष में इष्ट को चुनने का भी है, कुछ लोग नवम भाव से, कुछ लोग पंचम भाव से, कुछ लोग नवांशा का चार्ट में आत्मकारका से, जो 12वें भाव में जो राशि है या फिर जो ग्रह है उससे इष्ट चुनते हैं। पर ये कोई ऐसा नहीं है, अटल सत्य है, जिसके प्रति आपके मन में आस्था है, भक्ति है, वही आपके इष्ट हैं। तो हमने लगभग सब बातों पर बात की, और इसी के साथ मैं ये मासिक फल समाप्त करूंगा। कोई गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा। कोई अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि लोग भी देख पाएं दूसरे। और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है अपने फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ ही मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।